अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। मुज़ाकराती माहौल कौन खराब कर रहा है? हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तालिबान को खत लिख दिया, लेकिन क्या तालिबान दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बंद कर देंगे? भारतीय लोकसभा में मिर्चें और छुरियां चल गईं। नापसंदीदा नरेंद्र मोदी अचानक अमेरिका के पसंदीदा बन गए। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल फलाही इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे या तालिबान की बुनियाद परस्त रियासत? कुदरती गैस गायब, एलपीजी महंगी, सफेद पोश लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कराची में आज सुबह एक अलमनाक वाकया हुआ, फिर दोबारा बम धमाका और उसमें निशाना बनाया गया कराची पुलिस को। 13 से ज्यादा हलाकतें हुई और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक खबर यह कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पूरी कौम मुंतजर थी कि मुज़ाकराती कमेटियां अपना काम करेंगी और आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान में अमन मिल जाएगा। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये कहना है कि पुलिस और रेंजर्स ने उनके साथियों को मारा, इसलिए उन्होंने इसका बदला लिया है। वो इस वाक़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एक्सेप्ट की है और साथ ये भी कहा है कि तालिबान अपना दिफा जारी रखेंगे। बहुत सारे लोग जो इस मुज़ाकराती अमल के शुरू होने से पहले ही स्केप्टिकल थे, मुख्तलिफ शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे, आज के वाक़े के बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये मुज़ाकरात किसी तरह भी नतीजा खेज साबित नहीं होंगे और शायद एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए और वो है ऑपरेशन की। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे उनको हल करने में मुज़ाकरात के बड़ा टाइम दरकार था और ये जो मुज़ाकराती अमल ये हफ्तों महीनों तक जारी रहे, जिसके बाद कोई नतीजा निकला। और इसलिए आज के वाक़े के बाद फौरी तौर पर कोई नतीजा अखज़ करना शायद पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। ये सारी सूरत हाल है। तालिबान क्या सोच रहे होंगे आज हम बात करेंगे। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, जो पहली टीम का ऐलान किया गया था मुज़ाकराती तालिबान की जानिब से, जिसमें वो शरीक थे, लेकिन फिर बाद में जमीयत उलमा इस्लाम ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हुकूमती पार्टी है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम ड्रॉप कर दिया था। हमारे साथ हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती साहब, आज ये वाक़या हुआ, आपकी पार्टी जो है वो तो मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं है, एक अलहदा इंडिपेंडेंट लीग और मौलाना फजलुर रहमान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज जो वाक़या हुआ, तालिबान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली, अब ये अमल जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा मौक़िफ़ कौम के सामने आ जाना चाहिए। आज का जो वाक़या है वो अफसोसनाक है और मेरे ख़्याल में तालिबान को कोई नंबर स्कोर नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन मैं तालिबान से भी ज़्यादा जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उनके बारे में अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती थी कि वो जब पहली मीटिंग उनकी तय थी और उसमें तिलावत शुरू हो गई थी, तिलावत के बाद सबसे पहली बात ये होनी चाहिए थी कि सीज़ फायर हो जाए। मुझे नहीं मालूम किन मसलहतों की बुनियाद पर वो उन्होंने सीज़ फायर की बात नहीं की और आज तक सीज़ फायर नहीं हुई। देखो, ये जो कमेटियां हैं इनको तो क्रेडिट भी लेना होगा, तो डिस्क्रेडिट भी तो इनके खाते में जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट जाएगा इनके पास और डिस्क्रेडिट के लिए किसी और को ढूंढे। नहीं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल कमेटियाँ हैं। इनको ये चाहिए था कि वो सीज़ फायर करें, उन्होंने सीज़ फायर नहीं किया, तो गोया के जंग को तूल देने के लिए एक मौका फराहम किया। एक और बात भी है, वो ये कि जब एक एतमाद की फ़िज़ा बन गई थी तो बहुत सारे तालिबान को ये शिकायत तो थी कि हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो मेरे ख्याल में इसको भी वो बर्दाश्त कर लेते। जंग का फ़ायदा पूरे मुल्क को तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा तालिबान को होगा। तो उनको ये चाहिए था कि वो आज कम अज़ कम ये वाक़या न होता। ये वाक़या न होता तो दो किस्म के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, एक मुज़ाकरात के हामी और मुखालिफ। मुज़ाकरात के हामी तो आपके सामने हैं। जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं वो बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आज उनकी दलील मजबूत हो गई कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए कि वो लोग हैं कि दौरान मुज़ाकरात इन्होंने कराची में ऐसा किया। मेरे ख्याल में ये बदएहतियातियाँ हैं। इन बदएहतियाती बड़ा ये वैलिड मुद्दा उठाया कि जब पहली मुलाकात हुई तो फौरी तौर पर सीज़ फायर का ऐलान करना चाहिए था। जिस तरह आप समझ रहे हैं, ये भी बड़े समझदार लोग हैं,
یہ جو اعلان نہیں ہوا سیز فائر کا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ڈیلیبریٹ تھا، جان بوجھ کے کیا گیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں جنگ کو طول دینے والی بات تھی؟ میرے خیال کے اندر کسی کی نیت پر شک تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کچھ اعمال اور اقدام سامنے آئیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ ایک رائے تو بنانی پڑے گی۔ جب انہوں نے سیز فائر نہیں کیا اور سیز فائر کے درمیان گیپ ہوا اور آج بھی سیز فائر کا ماحول نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ کمیٹی چاہتی ہیں کہ دونوں طرف سے محارب فریق آپس میں لڑتے رہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کمیٹیوں کا کام ہے کہ یہ سیز فائر کریں، اور سیز فائر کے لیے دونوں اپنے اپنے فریق کو مطمئن کریں اور اعلان کریں کہ آج کے بعد وہ سیز فائر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان سے بھول چوک ہو گئی ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے کام کی طرف ہم جا رہے ہیں تو لہٰذا ایسا بلیم میں نہیں لگا تھا کہ ان کا کام متاثر ہو جائے یا مجروح ہو جائے، صرف ایک احتیاط کی بات تھی، اس لیے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا، یہ حکومت پاکستان کی ایک یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانیں، لیکن ابھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو ترجمان ہیں ان کا انٹرویو بھی چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک پری کنڈیشن ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور آج حکومتی پارٹی نے صبح یہ خط لکھا طالبان کو کہ جناب آپ یہ جو غیر ضروری بیانات دے رہے ہیں پریس میں یہ مت آپ دیں، اور یہ غیر ضروری بیانات اس سے اندیشہ ہے کہ مذاکراتی عمل متاثر ہوگا۔ لیکن یہ بیانات کا سلسلہ تو پہلے دن سے جاری ہے، اس کے بارے میں بھی پہلے دن سے کوئی ایک فیصلہ نہیں کیا گیا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جب دو فریق آپس میں مذاکرات کرتے ہیں تو ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، گویا وہ ٹیبل کے دونوں کناروں کی طرف ہوتے ہیں انتہا پر، اور جب وہ مذاکرات کرتے ہیں تو کوئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ لینی پڑتی ہیں، تب جا کر وہ ٹیبل کے درمیان میں آتے ہیں نا۔ اب اگر ان کا خیال ہے کہ پورے ملک کے اندر شریعت نافذ ہو جائے، اور یہ اچھا مطالبہ ہے، کوئی برا مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو تو کچھ کہنا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ جو انہوں نے مطالبات دیے ہیں ان مطالبات کے اندر تو کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی جس کے اندر یہ کہا جائے کہ اب آگے بات نہیں چل سکتی۔ ایک بات ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو لال مسجد کے خطیب ہیں، ان کی بیانات سے کچھ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اور طالبان کی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب طالبان ان کے جیب کے اندر شناختی کارڈ پاکستان کا ہے اور پاک فوج سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ محب وطن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا، وہ آئین کے اندر بات کریں گے، اور ہمارا آئین ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی ان کا مطالبہ ماننے کی گنجائش موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئین کے اندر ہی ہوگا، مذاکرات رہنے چاہیے۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ بالکل اس کی مذمت میں کرتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب میں بہت بڑے خیر کو دیکھتا ہوں، ایک مستقل خیر کو دیکھتا ہوں، اور یہ عارضی طور پر اس خیر کے مقابلے میں کوئی کام ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خیر کے لیے عارضی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس قوم کو خوش کریں گے۔ جو طالبان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے براہ راست مذاکرات کر ہی نہیں رہے، جو کمیٹی ہم نے بنائی ہے یہ لوگوں پر مشتمل ہے لیکن یہ طالبان پر مشتمل نہیں ہے، تو آپ کو پھر یہ سنجیدگی نظر آتی ہے طالبان کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں کے جذبات ہوتے ہیں، فریقوں کے، دونوں کے، بعد میں جب جنگ درمیان میں آتی ہے تو پھر خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر کے اندر تو ہر ایک آدمی تھک جاتا ہے۔ اب یہ تھکے ہوئے ہیں، انہوں نے جو درمیان کے اندر کمیٹی بنائی ہے یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ایسے لوگوں کو چنا ہے جو آئین پاکستان کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ ویسے تو ہم نے ہر ایک نے حلف اٹھایا ہوا ہے، لیکن اگر میرا نام ہے تو میں صوبہ سرحدی اسمبلی کا رکن رہا ہوں تو میں نے حلف اٹھایا ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب اور پروفیسر ابراہیم صاحب سینیٹر رہے ہیں، انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا۔ اس کا معنی یہ کہ وہ آئین کی روشنی میں بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو کمیٹی ہوگی وہ با اختیار ہوگی، بے شک وہ طالبان کے نام سے نہ ہو لیکن وہ با اختیار ہوگی۔ اگر کمیٹی با اختیار نہیں ہے پھر تو یہ مذاق ہے، اور اگر کمیٹی با اختیار ہے بے شک طالبان کے نام سے نہ ہو، وہ جمہوری لوگ ہوں، تو بھی انشاءاللہ ہماری کشتی جو ہے وہ منجدار سے نکلے گی۔ اچھا، مختصراً یہ بیان کیجیے گا کہ اب ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ سیز فائر فوری طور پر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کیا اقدامات ہونے چاہیے جس سے اعتماد سازی ہو سکے؟ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے جس طرح آج کل میاں صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، وہ طالبان کی تعریف کر رہے ہیں، ادھر سے بھی الفاظ کی وہ جنگ بندی تو ہو گئی، زبان بندی تو ہو گئی ہے۔ یہ ایک واقعہ میں اس کو ذرا استثناء کرتا ہوں، ایک سیز فائر ہونا چاہیے، اور دوسرے قیدیوں کو علامتی طور پر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی میں سجیسٹ کروں گا حکومت کو نہیں، میں ان کو سجیسٹ کروں گا طالبان کو کہ آپ کے پاس کوئی نامی گرامی لوگ ہیں، مثال کے طور پر ایک وی سی صاحب ہیں ہمارے پشاور یونیورسٹی کے، اجمل خان، اور یہ پتہ بھی چلا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا بھی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے اگر یہ تین لوگوں کو وہ رہا کر دیں ہماری درخواست پر،
तो इस एतमाद साजी के अंदर और ज़्यादा बहुत इजाफा बहुत होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, जो ये कह रहे थे कि एतमाद साजी होनी चाहिए, सीज फायर हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर तालिबान उन 3 बड़े नामों को रिहा कर दें जो उनके पास हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे, मरहूम गवर्नर सलमान तासीर के साहबजादे और मौलाना अजमल जो पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो इससे यकीनन बड़ी एतमाद साजी होगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक अहम मामले की। भारत में जो नरेंद्र सिंह मोदी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं अगले इंतखाबात में, वो उनके साथ अमेरिका ने अब मामला ठीक कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि उनका बायकॉट ख़त्म कर दिया गया, और इसके साथ साथ आज भारतीय पार्लियामेंट में लोकसभा में जो अरकान हैं वो छुरियां लेकर आ गए और वहां पर एक शदीद लड़ाई का मंजर था। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, और यह मकबूल जान हमारे साथ होंगे। जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट ने यह तस्लीम कर लिया है कि भारत के आइंदा वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी होंगे, जो इस वक्त गुजरात के वज़ीर आला हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा हैं। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने उनका बायकॉट किया था, क्योंकि गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था उसकी बुनियाद पर 2-3 दफ़ा नरेंद्र मोदी ने कोशिश की अमेरिका जाने की, लेकिन उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया गया था। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये बायकॉट ख़त्म कर दिया गया है। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने उनसे मुलाकात की है, उन्हें फूल भी पेश किए हैं, और अब अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे तो उनको वीज़ा मिल जाएगा। लोगों का ये ख्याल है, सियासी मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि अमेरिका ये समझ चुका है कि मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म भारत में नरेंद्र मोदी होंगे। आज इस पर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ आज भारतीय लोकसभा में एक अजीब मंजर देखने में आया। अरकान असेंबली जो थे एक दूसरे पर टूट पड़े और कुछ तो अपने हाथों में छुरियां लहरा रहे थे, जिसके नतीजे में इजलास भी अब्रप्टली ख़त्म करना पड़ा। और अब ये खबरें आ रही हैं कि 18 जो अरकान हैं उनकी रुकनीत को आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान में ऐसा वाक़या हो तो पूरी जो दुनिया का मीडिया है वो ये बयान करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें दहशतगर्दी का राज है और जहाँ पे लोग कवानीन की पाबंदी नहीं करते। आज इस सारे मौजू पर औरिया मकबूल जान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और ये साहब, पहले तो ये बयान फरमाइए, आज ये लोकसभा में जो सीन हुए वहां पर गुत्थम गुत्था हो गए अरकान, और फिर छुरियां भी देखी गई लहरा रहे थे, पेपर स्प्रे भी वहां पर किया गया। अगर हमारे यहाँ कुछ इस किस्म का वाकया हो जाए तो हमें तो पूरी दुनिया में दहशतगर्द बनाकर पेश करने में आलमी मीडिया बिल्कुल भी कोई सेकंड भी जाया नहीं करता। आप क्या कहेंगे ये सब कुछ हुआ वहां पे आज? देखिए, भारत के मामले में इस वक्त आलमी मीडिया का रवैया नहीं, बल्कि बहुत पुराना रवैया है। जितनी एट्रॉसिटीज कश्मीर में हो चुकी हुई हैं गुज़श्ता, आप अंदाजा करें 20-25 सालों के अंदर, अगर दुनिया में किसी और मुल्क में हुई होती तो इस वक्त दुनिया का सारा मीडिया जो है वो चीख के उनके खिलाफ लगा होता। आप सोच सकते हैं कि एक पूरी की पूरी नेशन जो है उसके अंदर 1-1.5 लाख लोग जो हैं वो तकरीबन शहीद कर किए जा चुके हैं। 25 से 30 हज़ार के करीब औरतें जो हैं वो रेप की जा चुकी हैं, लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। लेकिन किसी तौर पर भी आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स उठा लें, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स उठा लें, एक तरफ छोटे से दारफोर की इतनी मोटी आपको 600 सफ़े की किताब मिलेगी और कश्मीर के ऊपर आपको 5 या 6 सफ़े की एक किताब नजर आ जाएगी। ये है सूरत हाल ओवरऑल। उसकी बेसिक वजह यह है कि भारत को इस वक्त कॉर्पोरेट कल्चर तकरीबन 1.25 अरब बंदों के तौर पे तोलता है, और 1.25 अरब बंदे जो हैं वो उनके लिए मार्केट पैदा करते हैं। वो 1.25 अरब बंदे जो हैं वो ऐश्वर्या राय जीतती है तो 35 होती हैं वहाँ पर टोटल प्लास्टिक सर्जन, और इस वक्त तकरीबन 50,000 के करीब प्लास्टिक सर्जन आ जाते हैं। और प्लास्टिक सर्जन जो है वो सबसे कम पैसा वो लेते हैं बूटिक्स के इंजेक्शन का, 5,000 रुपया लेते हैं, जिससे वो 3 जो है छोटी छोटी लाइनें जो है क्रो फीड जो है वो खत्म होती हैं। यानी वो अच्छा औरिया, इस पर औरिया ये इसकी एक ये वजह भी तो नहीं है कि चलें पार्लियामेंट में तो ये वाकया हुआ, ये आज का वाकया था, लेकिन अगर हम वैसे नजर डालें तो जो भारत का निज़ाम है उसने बड़े बड़े अच्छे तालिब इल्म पैदा किए जो बाहर निकले इंडियन अमेरिकन, उन्होंने इस वक्त जो पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उस पर कब्जा जमाया हुआ है, सीईओज बने हैं, और वो भी शायद एक वजह होगी कि वो इंडिया की तरफ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। देखिए, 2 चीजें बड़ी अजीब गरीब हैं। एक, इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट
डेवलपमेंट होती है किसी मुल्क की, ये किसी मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म इसलिए होता है कि इन्वेस्टमेंट वहां जाती है जहां आपको चीप लेबर मिलती है। अब वो अगर आप $10 का एक मजदूर वहां लेते हैं तो इंडिया में आपको $1 का मजदूर मिल जाता है। दूसरी बात ये, जो लोग बाहर गए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन होता है। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि गुज़श्ता 30 साल से उन्होंने इंडिया को इंग्लिश में लगाया और हालत ये थी कि वहां पे जो बच्चे, जो जितना भी उनकी क्रीम थी, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ी और उन्होंने उसी कल्चर के साथ ख्वाब देखे और फिर वहां जाके वो सेटल हो गई। और इंडिया में सिर्फ फिक्टिशियस पेपर करेंसी वापस आई, जिसने इंडिया के अंदर एक आर्टिफिशियल सूरत-ए-हाल पैदा कर दी। और वो आर्टिफिशियल सूरत-ए-हाल ये है कि अंबानी तो $1 बिलियन वाला हो जाता है, लेकिन आम इंडियन जो है वो दुनिया की बिगेस्ट पॉवर्टी है। यानी जहां इंडिया अच्छा ठीक है, चले ये पॉइंट आपका आपने बड़ी वजाहत से बयान किया, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि अब जो नरेंद्र सिंह मोदी है उनके साथ अमेरिका ने बायकॉट खत्म कर दिया। गुजरात में जो कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का, लोग ये समझते हैं कि उसमें मोदी साहब उसको बचा सकते थे, उनका उसमें हाथ है। तो ये लग रहा है कि अब मुस्तकबिल के वजीर आजम तो वही होंगे। फिर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और ये जो सारे मामलात किस तरह से देखते हैं आप? मैंने तो गुज़श्ता 3 साल से चीख रहा हूं कि जब से 2008 में पहली दफा अमेरिका की सबसे बड़ी असला साज कंपनी जनरल कंपनी बंद हुई है रिसेशन की वजह से, रैंड कॉर्पोरेशन ने कहा था कि आपको एक बहुत बड़ी वॉर का थिएटर चाहिए और उस वॉर के थिएटर के लिए बेहतरीन जगह इंडिया और पाकिस्तान चाहिए उनको। और इंडिया के अंदर जब तक उनका कठ मुल्ला यानी राष्ट्रीय सेवर सिंह और जनता दल और ये पार्टियां जब तक इस तरह की नहीं आएंगी, जब तक जो वहां के हिंदू जहादी सामने नहीं आएंगे, एक वॉर फ्रेंजी पैदा नहीं होती। एक अरसे तक उन्होंने कांग्रेस को आजमाया, किसी तौर पर भी एक स्टेबिलिटी किसी तरह चाहिए थी, लेकिन अब उनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। अब उनको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को रिच करना है, इसलिए नरेंद्र मोदी उनका सबसे महबूब तरीन रहनुमा होगा। वजह सिर्फ ये है कि वो चाहते ये हैं कि एक खून बहता रहे, असले की एक स्मगलिंग शुरू हो। बेल्जियम के ताजर जो वहां आज भी इंतजार कर रहे हैं, जो कभी इराक को भी असला बेचते थे, ईरान को भी वही असला बेचते थे, इसराइल को भी वही असला बेचते थे, हमास को भी वही असला बेचते थे, वो चाहते ये हैं कि फिर दोबारा उनके असले की दुकानें खुलें। और एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं छोटी छोटी जंगें जो हैं अफगानिस्तान और इराक की, ये सिक्लूडेड होती हैं। ये बड़ी जंग के थिएटर में आओ जहां बड़ी इकोनॉमी हो, पली हुई गाय हो, उसको निचोड़ा जाए, उसको चूसा जाए। ना इंडियन को समझ आ रही है, तो फिर आप और या अगर ये सूरत हाल तो बड़ी ब्लीक है, ये बताइए फिर हम क्या करेंगे? हम तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तो भरपूर कोशिश है कि तमाम हमसाए मिलकर मसाइल का हल तलाश करें। हम तो ट्रेड की बात कर रहे हैं, बिजली उनसे लेने की बात कर रहे हैं, तो ये जंग होगी फिर हम क्या करेंगे? हम तो और चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए, गुज़श्ता साल भी मैंने लिखा था कि हिंदू कल्चर के अंदर उनका मुहूर्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो अपने शादियां डिले कर देते हैं, वो बाहर निकलना बंद कर देते हैं, वो समझते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म की बकरियां ज़िबा करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हैं, मंगली को जब तब करते हैं। उनके पंडितों ने कहा था कि 2013 जो है इसके एंड तक एक सूरत-ए-हाल ऐसी आ जाएगी कि हमें इंडिया अगर पाकिस्तान से जंग करता है तो इंडिया फतहयाब होगा। ये फ्रेंजी पैदा की जा रही है, ये चीजें डेवलप की जा रही हैं। अब इस वक्त इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुमार में हैं। आप सोचें कि जिस वक्त ये जो सिपाही जो थे बॉर्डर पे शहीद होना शुरू हुए थे, जहां तो उस वक्त हुआ ये था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कितना बुज़दिल है हमारा वो वजीर आजम जो 1 अरब के इतने बड़े महान मुल्क का वजीर आजम है, और वो पाकिस्तान लेकिन और जो भी जो लड़ाइयां हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो तो कांग्रेस का दौरे हुकूमत रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी तो पाकिस्तान आए थे, उस वक्त कारगिल तो हमने किया था। तो ये जो अच्छे बात की हुई है ताल्लुकात के हवाले से, वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट के दरमियान ही हुई है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, वो अपने चेहरा जो है विद द रीसेंट टाइम कांग्रेस समझती है कि वो उसको पीस लवर्स कहा जाता है, इसलिए वो लड़ाई की सूरत में लड़ाई किस तरह से हुई ये बहुत बड़ी बहस है। कारगिल तो हमने किया था ना, उससे पहले 71 की सूरत-ए-हाल भी जो थी वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल थी। और कांग्रेस का एक एंटी पाकिस्तान चेहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन बजरंग दल और राष्ट्रीय सेवर सिंह ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को कत्ल किया हुआ है। और गांधी को इसलिए कत्ल किया गया था कि वो मुसलमानों की वहां से सेफ वापसी चाहता था। वो समझते थे कि ये, और आज भी उसकी राख को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है कि हम दरियाए सिंध में इसको राख को डालेंगे।
یعنی یہ وہ نظریہ ہے جو وہاں پل رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پر اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کا کانسیپٹ وہاں بہت شدید طریقے سے ہے. وہاں پر وہ بڑی وار نہیں چاہتے. امریکہ بھی بڑی وار نہیں چاہتا, وہ پروکسی وار چاہتا ہے. ادھر کے جہادی ادھر, ادھر کے جہادی ادھر. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان, اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں, نریندر مودی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے امریکہ نے, ان کے ساتھ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا ہے. اور لوگ یہ کچھ سمجھ رہے ہیں, سیاسی مبصرین, کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس نے یقین کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھارت کے آئندہ وزیر اعظم نریندر مودی ہوں گے, اور یقیناً پاکستان کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہوں گے پاک بھارت دوستی کے حوالے سے اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے. ان کا ایک نیا کالم آیا ہے جس کا عنوان ہے اسلامائزیشن آف جناح. وہ یہ کہتی ہیں کہ جناح نے جب پاکستان بنایا تو ان کے ساتھیوں اور جناح کے ذہن میں قطعی طور پر کسی ایسے پاکستان کا تصور نہیں تھا جہاں پہ ریاست یہ طے کرے گی کہ کون سا دین سرکاری دین ہے. یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ تمام افراد ایک دوسرے کا مذاہب کا احترام کرتے ہوئے عزت کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن بعد میں ان کو جو صورتحال ہوئی اس کو وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ اسلامائزیشن آف جناح ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اس وقت ملک میں ایک طرف تو طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ملک جس وقت حاصل کیا گیا تھا, جس وقت بنایا گیا تھا, اس وقت اس ملک کو بنانے والوں کے ذہن میں کیا نقشہ تھا. بحث چل رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محمد علی جناح کبھی بھی اس ملک کو کوئی ایک تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے. وہ یہاں پر انہوں نے اپنی تقاریر میں واضح کیا تھا کہ وہ اس ملک میں ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں تمام لوگ یہ جانے بغیر, یہ سوچے بغیر یہ رہیں کہ ان کا کون سا مذہب ہے. یہاں پر تمام لوگوں کی رسپیکٹ ہو, انسانیت کی بنیاد پر رسپیکٹ ہو, اور جو ریلیجن ہے ملک کی امور کو چلانے کے لیے ریاست جو ہے اس سے اپنے آپ کو پرے رکھے. لیکن آج جو صورتحال ہے اس میں یہ کہنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ معروف اسکالر ہیں. انہوں نے آج ان کا ایک آرٹیکل بھی آیا ہے جس کا عنوان ہے اسلامائزیشن آف جناح, جس نے پھر دوبارہ اسی بنیادی نقطے کی طرف توجہ مرکوز کرائی ہے ہر پاکستانی کی کہ پاکستان بنانے والوں کا مقصد کیا تھا. عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ. جی السلام. آپ کا یہ جو آرٹیکل ہے اسلامائزیشن آف جناح, اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے, جو فیکٹس بھی آپ نے جس میں کوٹ کیے ہیں, کہ جس وقت یہ ملک بن رہا تھا اس کو بنانے والے اس ملک کے نظام کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیڈڈ تھے, لیکن شاید بعد میں جو مختلف انٹرسٹ گروپ ہیں انہوں نے پوری اس کی حیت کو ہی چینج کر دیا ہے. لیکن یہ سفر کوئی آج نہیں شروع ہوا, یہ 80 کی دہائی میں بھی شروع نہیں ہوا, بڑا پرانا ہے. جو میرا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں پاکستان کو اور اسرائیل کو مثلا, جو کہ دو ایک آئیڈیالوجیکل نظریے پہ دو ہی ملک کے مذہبی ایک آئیڈیالوجی پہ بنے ہیں, تو دونوں کا آپ کو ایک ہی سمت میں جاتے نظر آتے ہیں. یعنی کہ شدت پسندی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. شدت پسندی سمیع صرف خون ریزی کا نام نہیں ہے, یہ اس مائنڈ سیٹ کا, اس سوچ کا نام ہے جس سے آپ دوسرے سے ایک فرق کرتے ہیں, جس سے میں آپ کو ایک اپنے مذہبی پیرائی میں دیکھوں گی اور پھر میں کہوں گی کہ شاید میں آپ پہ الزام لگاؤں کہ جی آپ مسلمان ہیں یا آپ نہیں ہیں یا کم ہیں, اور پھر اس کی ایک اگلی ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ پھر میں شاید یہ بھی کہوں کہ جی ان کی یہ تو قابل گردن زدنی ہے, ان کو ختم ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے. تو ایک سوچ کا دھارا اس طرف ہوتا ہے. اور میرا جو کہنے کا ہے جی اس میں وہ یہ ہے کہ جو سفر ہم نے شروع کیا, بنایا تو ایک آئیڈینٹی کے اس پہ تھا, لیکن پھر جو ایلیٹ تھی اس وقت کی بھی وہ سب جو ہے انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے مذہب سے, اور مذہب جن کے حوالے کیا وہ لوگ تھے جو کہ پھر اسی طرف لے گئے, اور پھر جو ہے ساتھ جتنے بھی آپ کی رولنگ ایلیٹ ہو, چاہے آپ کی ریاست ہو, وہ ان لوگوں کے پیچھے گھسٹتی چلی گئی. نہیں, لیکن عائشہ ایک بات تو لوگ بتاتے ہیں, یہ تاریخ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ اس وقت لگتا رہا نعرہ, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا جو نظام تھا وہ تو اسلام کے عین مطابق ہی بنانا تھا. لیکن ابھی جس طرح کے اسلام میں ہم چلے گئے ہیں, جس طرح کی ملیٹنسی چلی گئی ہے, جس طرح لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے, وہ شاید جو اس ملک کو بنانے والے تھے ان کے ذہنوں میں
में ऐसा पाकिस्तान का तस्वुर नहीं था। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बड़ी मशकूक सी बात है कि उस वक्त ये नारा लगता था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देखने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप नहीं था। अगर आप देखें 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी और उसके बाद जो लोग मुस्लिम लीग के पीछे थे, वो तमाम लोग वो थे जो कि इस बात में खासे खुश थे कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो मुल्क को चलाने का सिस्टम है, वो इस तरह का हो जिसमें आपकी आइडेंटिटी तो हो मज़हब की, लेकिन आप उसको एज अ पैरामीटर यूज़ इस्तेमाल ना करें। रियासत इस धंधे में ना हो इन्वॉल्व कि वो फैसले करे कि फ़लाना जो है वो अच्छा मुसलमान है, बुरा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है। हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक उसको करे, हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक चले। और ख़ुद अगर आप देखें जो शुरू की लीडरशिप है, लियाकत अली ख़ान ले लें, उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ले लें, उनकी बहन ले लें फ़ातिमा जिन्ना, जितनी भी लीडरशिप आपकी है, बड़े बड़े नाम जो इस मुल्क को बनाने, खुद अल्लामा इकबाल ले लें, किसी के जहन में ये बात मेरा नहीं ख्याल कि लगता उस वक्त थी कि जी गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो होगा जो कि मज़हब को फॉलो करेगा। लोगों का बिल्कुल मजहब होगा, लोग बिल्कुल अकीदा रखेंगे, इससे किसी को कोई वो नहीं थी और ना होनी जो चाहिए। कवानीन होंगे उनमें उनके अकायद का एहतराम भी शामिल होगा। एहतराम भी शामिल होगा, जाहिर है जहाँ जो लोग रहेंगे आपको उनके अकायद। लेकिन उस वक्त का जो पाकिस्तान था और आज का भी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ किसी एक फ़िरके या एक अकीदे का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं और हमें ज़रूरत है कि हम ढूंढें कि किस तरह हम सारे इकट्ठे रह सकें। तो ये सारे मसाइल जो है ना जी, उनके ये हल तलब हैं, गौर तलब हैं। बहुत सारे सब तरफ चले जाएं। आप बात करते हैं जी जनूबी पंजाब की, जनूबी पंजाब क्या पूरे पंजाब में ऐसी गहरी शाखें हैं, इतनी गहरी अब वो जड़ें हो गई हैं शिद्दत पसंदी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा सदीका। बहुत अहम मामला पाकिस्तान का, बड़ा एक उनका जो आज कॉलम छपा है, आर्टिकल छपा है, कवर स्टोरी है, जिसमें उसका उन्वान है इस्लामाइजेशन ऑफ जिन्ना। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो पाकिस्तान बनाया गया था उसका मकसद ये था कि यहाँ पे लोग अपने अकायद के मुताबिक एक दूसरे का एहतराम करके ज़िंदगी गुजारेंगे और रियासत को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो ये फैसला करे कि किसका मज़हब सच्चा है, किसका इस्लाम सच्चा है। लेकिन आज हम जिस हालात का शिकार हैं, जहाँ हम फंस गए हैं, शायद उसकी वजह यह है कि हम वो जो एक नज़रिया था उससे हम हट गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम मसले की कि एलपीजी गैसेस की कीमतों में इजाफा हो गया। हुकूमत ने फिर इजाफा कर दिया, एक तरफ कीमतों में इजाफा, दूसरी तरफ गैस की लोड शेडिंग, जिससे इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। और ये सवाल करेंगे, इरफान कैसर साहब होंगे हमारे साथ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट, और उनके साथ साथ जनाब इरफान खोखर होंगे जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन जो है जो उसके वो सरबराह हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जीएसपी प्लस जो स्टेटस मिला था, इंडस्ट्री अगर बंद है, कारखाने बंद हैं, तो क्या उसका बेनिफिट पाकिस्तान ले सकेगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद। वैसे तो महंगाई में रोज़ाना इजाफा हो रहा है और गरीब आवाम इस चक्की में पिसते जा रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिनों में ख़ास तौर पर जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो एलपीजी कीमतें हैं। बताया यह जा रहा है कि अब जो कमर्शियल जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, तकरीबन 120 से 150 रुपए तक उसमें इजाफा हो गया है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो इस्लामाबाद के रीजन में जो हुकूमत की कॉस्ट है एलपीजी की, वो बताई जाती है कि वो 75 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में ये 175 रुपये किलो पे फ़रोख्त की जाती है। इतना ज़्यादा मुनाफा हुकूमत लेती है और उसका बोझ सारे का सारा गरीब आवाम पर आता है। दूसरा एक अहम मामला यह है कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया गया, तो उसके बाद ये बड़ी स्पेकुलेशन थी, बड़ी लोगों की ये ख्यालात थे कि शायद अब पाकिस्तान इसका बेनिफिट उठाएगा, एम्प्लॉयमेंट नई जनरेट होगी और पाकिस्तान बहुत सारे पैसे कमा सकेगा। लेकिन गैस की लोड शेडिंग की वजह से शायद वो ख्वाब जो है वो भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इरफान कैसर साहब हैं हमारे साथ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं। उनके साथ साथ इरफान खोखर साहब हैं जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के सरबराह भी हैं। सबसे पहले मैं इरफान खोखर आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
खोखर साहब, ये गुज़श्ता 3-4 दिनों में एलपीजी की कीमतों में अचानक से इजाफा हो गया, कोई मैकेनिज्म नहीं है रोकने का? और फिर जो स्टैटिस्टिक्स है अगर हम उस पर देखें, हुकूमत की कास्ट बहुत कम है लेकिन ये बहुत महंगे दामों बेची जा रही है। समीर साहब, बिल्कुल आपने बिजा फरमाया कि यहाँ पे आप देखेंगे एलपीजी की जो गवर्नमेंट कीमत है सिर्फ 75 रुपये किलो है, और सिर्फ 48 घंटों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ारत पेट्रोलियम के 5 और 6 माह की मेहनत को सिर्फ 48 घंटों में एलपीजी गैस माफिया ने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज एलपीजी की सिर्फ ये धमाका सुई नजरन गैस का हुआ है, उसको एक मौका बना के, उसको एक बहाना बना के शॉर्टेज पैदा की गई, और आज पाकिस्तान में एलपीजी लाहौर इस्लामाबाद में 175 रुपये किलो कर दी गई है। अब जो ओगरा रूल के मुताबिक इस वक्त एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां कुछ भी नहीं 20 रुपये किलो जायद कीमत वसूल कर रही, और बाकी जो आज आके जो गैस माफिया की बाकी जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे भी कीमत आप बिल्कुल ठीक कहा कि 150-175 रुपये किलो बिक रही है। लाहौर में जो गैस की कीमत हम बड़ी मेहनत करके 110 रुपये पे सीएनजी गाड़ियाँ हमने कन्वर्ट कर दी, लोगों को सस्ता फ्यूल दिया, और 6 माह 5 माह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की और कीमत को नीचे हम लेके आए। तो 48 घंटों में गैस माफिया ने बिल्कुल एक बहाना बना के इसको कीमतों में बिला जवाब, बिला कोई इसका जवाब नहीं, और प्रोड्यूसर हुकूमत की तरफ से कोई इजाफा नहीं किया गया। ओगरा के बगैर नोटिफिकेशन की कीमत बढ़ी है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या इन प्राइसेस को जो ये इस तरह बढ़ा दिया जाता है उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है? कोई हुकूमती टीमें नहीं है, कोई छापे नहीं है, जो गरीब के जेब से पैसे निकाल रहे हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है? वहां पे सिर्फ एक अथॉरिटी है, ओगरा इसको मॉनिटर कर सकती है। जो मार्केटिंग कंपनी, आप बहुत अहम सवाल किया, आज तक पाकिस्तान में ओगरा अथॉरिटी के पास तमाम इख्तियारात हैं। आप देखेंगे जब से अरबों रुपए की लूटमार इस इंडस्ट्री में हुई है, आज तक एक मार्केटिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल तक नहीं हुआ, किसी को शौकत नोटिस तक जारी नहीं किया। इतने बासर लोग हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है अवान इक़्तिदार के तमाम उन दोस्तों से कि आप देखेंगे एलपीजी की प्रोड्यूसर की जो कास्ट सिर्फ 9 रुपये पर केजी है। 2006 में इसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 25 रुपए केजी पे सेल होती थी, और आज भी देखेंगे सीएनजी के मुकाबले में ये 10% सस्ती है, 10% सस्ती है। इसका हुकूमत को इसमें यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, रोकना चाहिए। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिए, इरफान कैसर साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, ये बयान कीजिए कि जीएसपी प्लस का स्टेटस, और ये तवक्को की जा रही थी कि बड़ी एक्सपोर्ट्स होंगी खासतौर पर टेक्सटाइल में, लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि सारी की सारी इंडस्ट्री बंद है, ये गैस की लोड शेडिंग है। कुछ बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सरमायाकार तबका है, जो ताजर तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी मुश्किलात हैं? देखिए समीर साहब, आपने ठीक फरमाया। ये हमारी मैं समझता हूँ कि बैड लक है कि हुकूमत की बहुत ही अनथक मेहनत के बाद और काविशों के बाद ये हमें जीएसपी स्टेटस जो है पाकिस्तान को तकरीबन बहुत ही अरसे के बाद जो है मिला है, और उससे हम तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट जो है हम बढ़ा सकते हैं या बढ़ा सकते थे। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि देखिए जीएसपी होना या ना होना एक तरफ, पूरा पंजाब की जो सनतें हैं वो इस वक्त बंद हैं। पिछले 55 दिनों से कंसेक्यूटिव किसी एक भी दिन 55 दिनों में पंजाब की सनतों को गैस नहीं मिली, और उसमें हज़ारों की तादाद में जो इंडस्ट्रियां हैं वो बंद हैं, और उसमें ज़्यादातर उनकी तादाद है जो कि छोटी इंडस्ट्रियां हैं या मीडियम साइज इंडस्ट्रियां हैं। अब दुख ये अलमिया ये है कि पंजाब को ख़ास तौर पे पहले भी इसके साथ जो है आप कह लें कि डिस्क्रिमिनेशन या नाइंसाफ़ी होती रही। पिछले कई सालों से हमने देखा कि तमाम पाकिस्तान के सूबे चलते रहे, वहाँ पे कोई गैस की लोड मैनेजमेंट नहीं होती। आज कराची में आप देखें, एक दिन भी साल में गैस की लोड मैनेजमेंट नहीं होती और कोई बिजली की वहाँ लोड शेडिंग नहीं है। पंजाब में अगर आप देखो तो पिछले साल हमें 180 दिन गैस मिली 365 दिनों में, पिछले साल 170 के दिन गैस मिली, और इस साल तो तकरीबन 150 दिन भी नहीं होगा। तो अब दुख इस बात का है कि आपने एक ही मुल्क में 3 इकोनॉमिक जोन्स बना दिए हैं। पेशावर जहाँ पे बिजली का रेट है इंडस्ट्री के लिए 12 रुपए, कराची जहाँ पे इंडस्ट्री का रेट है बिजली का 14 रुपए, और पंजाब में 19 रुपए। तो अब अगर गैस को भी आप गैर मुनसिफाना तकसीम करेंगे पंजाब में, अगर सिर्फ एक ही सेक्टर को जिनकी लॉबी मजबूत हो, आप उन्हीं को अगर 8 दिन आप महीने में गैस देंगे, या कभी कभी आप अपना फर्टिलाइजर को या सीमेंट सेक्टर को गैस देंगे पंजाब में, और तमाम इंडस्ट्री अगर आप बंद करके सिर्फ 1 या 2 सेक्टर चलाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये एक नाइंसाफ़ी है। क्योंकि बाकी तमाम और भी लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वो भी अगर कोई एक्सपोर्ट से मुंसलिक हैं, वो इम्पोर्ट के जो अपना जो अशिया हैं उनको
कम्पीट कर रहे हैं या उनका मुकाबला कर रहे हैं या इकोनॉमी में वो अच्छा भी इरफान जनरेट साहब, कर रहे हैं। इरफान साहब मैं ये जानना चाहूंगा, आपने फरमाया कि पिछले साल भी 170 दिन मिले, उससे पिछले साल 180 दिन गैस मिली और इस दफा 150 दिन भी नहीं पूरे होंगे। क्या वजह है? इसमें कोई मिसमैनेजमेंट है या कोई वसाइल की कमी आ गई है, गैस की कमी आ गई है? क्या वजह है कि इस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब की वफाक में हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में है, तो पंजाब के साथ खास तौर पर आप कह रहे हैं कि इस तरह से सलूक हो रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मौजूदा हुकूमत ने, इन्होंने आते साथ इनको 7-8 महीने में इन्होंने बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं जो एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोयले से जो बिजली पैदा करने के यूनिट्स जो हैं वो लगाने की तरफ आवाम को जो उनकी तरजीहात हैं या उस तरफ रागिब किया है, या जो सनतकारों को या इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया है, लेकिन इन सारी चीज़ों में 2-3 साल लगेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि जो एक 9 महीने का 9 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है बिटवीन एन इंडस्ट्रियल जो सनतकार और सुई नॉर्दर्न का, अब वो 9 महीने का है। जिस तरह मैंने कहा पिछले साल और आज इस दफ़ा हमें सिर्फ 6 महीने। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एनर्जी का सीरियस जो है बुरहान है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारा सिर्फ मौक़िफ़ यह है, अगर जो केक का हिस्सा है आप सिर्फ बड़े भाई को जो कि पंजाब है, आप उसी के हिस्से में तमाम चीज़ें ना डालें, आप उसको सिर्फ महरूम ना करें। अक्रॉस द बोर्ड जो फेडरेशन होता है तमाम सूबों को आप यकजा, अगर शॉर्टेज है तो यकजा उसमें तकसीम होनी चाहिए। या जो भी चीज़ है, जिस तरह मैंने कहा पंजाब में एक सेक्टर को अगर 8 दिन गैस मिल रही है और तमाम सेक्टर्स बंद हैं, तो ये एक नाइंसाफी है और उनके लाखों जो मजदूर हैं। लेकिन इरफान साहब ये तो तमाम सूबों ने इस पर दस्तखत किए और 18वीं तरमीम ये कहती है कि जो चीज जिस मुल्क से निकल रही है, जिस सूबे से निकल रही है, सबसे पहले उसका हक है, उसकी जरूरियात पूरी होने के बाद दूसरे सूबे को जाएंगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो फिर देखिए उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रही है जिसपे तमाम वज़राए आला ने दस्तखत किए हैं। लेकिन समीर साहब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस तरह आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ये गैस और बिजली के लिए नहीं है, वो तमाम चीजों के लिए। अब उस चीज में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता और मैं अपील करता हूं फेडरेशन को ही कि इस बात को बैठ के कॉमन ऑफ जो अपना कॉमन जो ईसीसी है, इकोनॉमिक जो काउंसिल है, उसमें इस चीज को ले जाएं, इसको हल करें। और दूसरी बात यह है, मेरा मौक़िफ़ यह है कि अगर आज पंजाब में भी शॉर्टेज है तो आप कम से कम तमाम सेक्टर्स को तो आप उतनी या 8 दिन जो आप गैस दे रहे हैं तमाम सेक्टर्स को दें। बाकी इंडस्ट्रीज के साथ भी उन तमाम लोगों का जो इंडस्ट्री बंद है, मजदूर के जो डेली वेजेस हैं लाखों की तादाद में इस वक्त वो बेरोजगार हो गए हैं। और जो सनतकार हैं, जो छोटे दर्जे के या मीडियम दर्जे के, जिनके पास 10 से लेकर 125 तक जो मैन पावर है, वो तो बैंक के भी डिफॉल्ट हो जाएंगे। अगर आप यही काम करते रहे कि आपने सिर्फ एक ही सेक्टर को प्रोमोट करते रहे, तमाम को बंद कर दिया, तो वो तो इस काबिल नहीं रहेंगे बाकी तमाम इंडस्ट्रियां कि वो जो कम से कम बैंक के कर्जे भी वापस कर सकें या अपने वो जो है तनख्वाहें दे सकें या डेली वेजर की जो तनख्वाहें। तो मैं समझता हूं कि बहुत शुक्रिया इरफान कैसर साहब। उनका ये कहना है कि ये अगरचे बिल्कुल दुरुस्त होगा कि आइन में इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें दोबारा इस मसले को उठाना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम सूबों को कि तमाम सूबों को अक्रॉस द बोर्ड इस हवाले में उनको हिस्सा मिलना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी तमाम को यकसां तौर पर शेयर करनी चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दुनिया खबर की दुनिया चुतराहट का एक शौक है, ये बेड़ा गर्क